हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस के डाउट थे उनको सॉल्व किया था हमने। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये नाम तुम पहले सुन चुके हो। फ्लक्स, फ्लक्स मतलब टू फ्लो, लैटिन वर्ड है ये। तो यहाँ पर फ्लो किसको कराएंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। देखो कैसे, जैसे मान लो एक यूनिफॉर्म फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मान लेते हैं। इस यूनिफॉर्म फील्ड में एक ऐसे सरफेस कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये सरफेस हमने कंसीडर कर ली इस तरह से। कोई भी सर्कुलर सरफेस ले लो, कोई भी प्लेन शीट ले लेते हैं। तो ये सरफेस हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा। अब इस सरफेस पर एक नॉर्मल बनाते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल इस तरह से। मान लो ये सरफेस के नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इसको कंसीडर कर लेते हैं एरिया वेक्टर, डेल्टा एस या एस वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर। तो ये ई वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो गया। इन दोनों बीच में एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो जो क्वांटिटी होती है फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वो फाई या ई ए कॉस थीटा, थीटा ये वाला एंगल हो गया। तो फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, इस टर्म को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इससे मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, अ यूनिट सरफेस, ठीक है। तो इसको हम लिखा जाए, जैसे लिख सकते हैं फील्ड लाइंस passing through a surface placed normal to the field measures the electric flux, measures electric flux through the surface। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब किसी भी सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है उसको मेजर करना, और उसको मेजर कर सकते हैं इस तरह से अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो जैसे मान लो ये जो एरिया वेक्टर है, पहले एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में समझ लेते हैं। तो एरिया वेक्टर जैसे कोई भी सरफेस है, ये जो सरफेस है, तो इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इसको चाहो तुम ए से भी डिनोट कर सकते हो, चाहो तो एस से भी डिनोट कर सकते हो। तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बनना है एरिया वेक्टर को। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया वेक्टर भी सी के परपेंडिकुलर, मतलब ई और ए दोनों में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और cos 0 लिखेंगे तो cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम फील्ड लाइंस इससे पास होगी। जैसे मान लो यूनिफॉर्म फील्ड है, ये इस तरह से फील्ड लाइंस, और ये सरफेस जो है ये इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होंगी, ऐसा रखी हुई है। तो अब फिर धीरे धीरे इसको मैं ऐसे कर्व करता जाऊंगा, तो जो फील्ड लाइंस है वो डिक्रीज होती जाएगी। और पूरा अगर मैंने ऐसे कर दिया, सरफेस को ऐसे कर दिया, मतलब इस जो ये सरफेस है इसको मैंने ऐसे रख दिया, तो इसका एरिया वेक्टर हो गया इधर, ये तो हो गया एरिया वेक्टर, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया एरिया वेक्टर।
तो ई और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ई और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री और cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो फ्लक्स की वैल्यू 0। तो यहां से अगर देखोगे तो इस सरफेस से एक भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं हो रही, इसके पैरेलल तो जा रही है पर क्रॉस नहीं हो रही, तो क्रॉस होनी चाहिए। तो एक भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं हो रही, एक भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं हो रही, मतलब फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। फिर जैसे जैसे मैं इसको ऐसे करता जाऊंगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ती जाएगी। इसको ऐसे समझो ये लाइन ही मतलब ऐसे फ्लक्स ऐसे जा रहा है, यहाँ भी फील्ड लाइंस, इधर भी फील्ड लाइंस, इधर भी फील्ड लाइंस, ऐसे फील्ड लाइंस है, इधर इधर सब जगह फील्ड लाइंस है। ठीक है, पहले ऐसे रखी हुई सरफेस तो एक भी लाइन पास नहीं होगी, क्रॉस नहीं होगी अंदर से, थोड़ा सा टिल्ट किया ज्यादा होगी, थोड़ा सा और टिल्ट किया और ज्यादा होगी, थोड़ा सा और टिल्ट किया ज्यादा होगी, और ऐसे कर दिया बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दिया सरफेस को, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर दिया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगी तो फ्लक्स भी क्या आएगा मैक्सिमम आ जाएगा। तो फ्लक्स से हम मेजर करेंगे कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, ये तो यूनिफॉर्म फील्ड की बात होगी, मान लो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, ये सरफेस है इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें छोटा सा एक सरफेस ले लेंगे ds। ठीक है, इसकी इस डायरेक्शन मान लेते हैं, ये इस तरफ परपेंडिकुलर ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E वेक्टर। तो ये एंगल थीटा ये जो भी होगा, तो इतने से एरिया से, कितने से फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड passing through ds area element, इतने से कितना फ्लक्स पास होगा, तो छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा वो E डॉट ds। ठीक है, और फ्लक्स क्या है स्केलर क्वांटिटी, कैसे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से मिल रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी एरिया होगा, यहाँ पर भी एरिया होगा, यहाँ पर भी एरिया होगा, सब जगह एरिया होगा, और उन सबसे क्या होगा फ्लक्स पास हो रहा होगा। और स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस क्या लिख देंगे फाई इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे E डॉट ds। ठीक है, स्मॉलेस्ट फुल पार्ट को ऐड करना मतलब क्या करना है इंटीग्रेट करना। तो ये स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से मिल रहा है, तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी सरफेसेस होंगी, सबसे फ्लक्स पास हो रहा होगा, और सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम क्लोज सरफेस ले लेते हैं, ठीक है 3D में, जैसे स्फीयर ले लिया, क्यूब ले लिया, इस तरह से ले लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके लिए फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास होगा तो उसका फॉर्मूला फाई इक्वल्स टू E डॉट ds। देखो मैंने क्या किया, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है, वहां पर सर्कल बना दिया, सर्कल का मतलब होता है क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, और इसको हम चाहते हैं समझ सकते हैं E डॉट ds, इसको पढ़ेंगे हम सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस के रेस्पेक्ट में, ये एरिया है, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको रीड कर सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्लोज सरफेस के लिए ये वाला साइन लगा देंगे इस तरह से बोला, तो इससे पता चल जाएगा क्लोज सरफेस के लिए करते हैं इंटीग्रेशन, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या है स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की,
इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, और जैसे मान लो ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो ये जो एरिया वेक्टर जो लिया है, ये वाला एरिया वेक्टर, इसको हम बोलेंगे ये पॉजिटिव नॉर्मल है। क्या है? पॉजिटिव नॉर्मल। मैं एक एरिया वेक्टर इसके इस साइड लेफ्ट साइड में ही बना सकता हूं, ऐसे जस्ट अपोजिट। तो एक सरफेस है, तो एक सरफेस पे एक तो इस साइड पे नॉर्मल बना सकता हूं, एक इस साइड पे नॉर्मल बना सकता हूं, दोनों तरफ नॉर्मल बना सकता हूं, इधर भी इधर भी। तो एक साइड वाले नॉर्मल, एक साइड वाले नॉर्मल को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव नॉर्मल, उससे फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। और दूसरी साइड वाले को हम नेगेटिव नॉर्मल, तो इसको चाहो तो मैं नेगेटिव नॉर्मल बोल सकता हूं। इससे हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। एक साइड पे फ्लक्स पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यहां पर जो एरिया वेक्टर आएगा उससे ई और ए के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? पाई, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो फाइव ई ए कॉस पाई, मतलब माइनस में मिलेगा, नेगेटिव। तो फ्लक्स को हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोल सकते हैं। फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या कंसीडर करेंगे? जैसे मान लो ये क्लोज सरफेस है, कोई भी स्फीयर मान लो, इससे जो फील्ड लाइंस अगर बाहर निकल रही है, ऐसे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बाहर निकल रही है, फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? उसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। और जो अंदर फील्ड लाइंस आ रही है, जो अंदर आ रही है फील्ड लाइंस, उनको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव फ्लक्स। जो बाहर निकल रही है उसको पॉजिटिव फ्लक्स, और जो फील्ड लाइंस अंदर आ रही है उसको क्या मानेंगे हम? नेगेटिव फ्लक्स। क्योंकि ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ये सरफेस है, इस पर नॉर्मल बनाऊंगा तो इधर बनेगा पॉजिटिव नॉर्मल, ये सरफेस है, इस पर नॉर्मल बनाऊंगा तो इधर बनेगा। तो ई और ए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव वैल्यू। ई और ए पॉजिटिव डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम क्या ध्यान रख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स if electric field lines are entering a surface, then flux of electric field is negative. If electric field lines are leaving a surface, then flux of electric field is positive. तो पॉजिटिव का होगा जो बाहर निकल रही है, लीव कर रही होगी, और जब एंटर कर रही होगी तो उसको नेगेटिव लेंगे हम। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा बनता है इसमें। ठीक है, कोई भी सरफेस दे देंगे और सरफेस का एरिया मिल जाएगा तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, दोनों के बीच की डायरेक्शन एंगल मिल जाएगा, और फिर तुम्हें क्या फाइंड करना रहेगा? फ्लक्स। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन में दे दिया, जैसे कि स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर फ्रेम है, प्लेट है, साइड दे दी उसकी कुछ भी 1 मीटर, ठीक है, उसकी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू दे दी सपोज कुछ भी 20 न्यूटन पर कूलम पास हो रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? फाई इक्वल्स टू, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और ई दोनों परपेंडिकुलर है, सॉरी ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा 0, तो ई का वैल्यू 20, एरिया 1 × 1, 1 का स्क्वायर 1,
तो 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सिंपल सा क्वेश्चन। या फिर क्वेश्चन में से बोल दिया कि जैसे मान लो जो नॉर्मल है सरफेस के उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पर है 60 डिग्री पर, ऐसा दे दिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू 60 डिग्री पर है, ई वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर तो ये हो गया सरफेस की परपेंडिकुलर, ई वेक्टर इधर, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, cos 60 लिख देंगे, cos 60 1/2 तो ये tan आ जाएगा। फिर मान लो किसी क्वेश्चन में दे कि सरफेस के पैरेलल जा रहा है, ये सरफेस और इसके पैरेलल ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सरफेस के पैरेलल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक भी फील्ड है अंदर से क्रॉस नहीं होगी, एक भी फील्ड है अंदर से क्रॉस नहीं होगी, इसका मतलब फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस केस में फ्लक्स जीरो होगा चाहे कितने भी एंगल पर हो। थीटा यहाँ 60 45 लिख दिया, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 तो cos 90 जीरो, फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा और पैरेलल है तो फ्लक्स जीरो होगा। इसको भी लिख लेते हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस then flux is maximum if electric field is parallel to surface then flux is zero, flux zero होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी हम ध्यान रख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिगार्डिंग। जैसे मान लो ये कोई भी एक स्फीयर हो गया और स्फीयर के सेंटर पे हमने रख दिया चार्ज, इसकी रेडियस मान लो r। क्वेश्चन पूछ ले फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर। तो स्फीयर से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, अब छोटा सा एक एरिया वेक्टर मान लेंगे, छोटा सा एरिया लीजिए ds, इसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अभी चार्ज है Q, अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, r डिस्टेंस पर पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। तो ये स्फीयर है, उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो ये छोटा सा एरिया और फ्लक्स, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, तो छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा E ds cos 0 और E का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, Q चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर cos 0 1, तो ये जो फ्लक्स आएगा ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ds। तो ये इतनी सी सरफेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शन बना सकते हैं, सभी से फ्लक्स पास हो रहा होगा और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे d फाई का इंटीग्रेशन। तो देखो ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, और सारी जितनी भी सरफेस होगी सबकी डिस्टेंस r भी कांस्टेंट होगी, तो ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, बचेगा ds और ds का इंटीग्रेशन मतलब इसके पूरा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, ये जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और ds का वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, तो q का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी फाई का वैल्यू हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई, सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें एक और पॉइंट है, जैसे मान लो कोई एक एक्सटर्नल फील्ड है, इस एक्सटर्नल फील्ड में कोई क्यूब रखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, नेट फ्लक्स। तो ये क्यूब बना दिया हमने, ये से इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब देखो इसकी दो सरफेस मुझे दिख रही है, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस। तो ये दो जो सरफेस है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये सरफेस ऐसे रखी हुई है, ये वाली सरफेस भी ऐसे रखी हुई है। तो ये दोनों सरफेस जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और बाकी जितनी भी सरफेस है वो पैरेलल है। ऊपर वाली सरफेस भी पैरेलल है, नीचे वाली सरफेस भी पैरेलल है, इस फ्रंट वाली सरफेस भी पैरेलल है, बैक वाली सरफेस भी पैरेलल है। तो ये इससे फ्रंट वाली से बैक वाली से, इन सबसे जो फ्लक्स पास होगा वो जीरो होगा। इन सबसे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। और ये दो सरफेस है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनसे फ्लक्स जीरो नहीं होगा। वैल्यू क्या आएगी, जैसे मान लो इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, इसका ई का वैल्यू ई। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स, तो देखो यहाँ फील्ड लाइन एंटर कर रही है, क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो फर्स्ट वाली सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा, ई ए। चलो तुम ऐसे लिख लो, ई ए कॉस पाई, और पाई का वैल्यू -1, तो माइनस ई है। इस वाली सरफेस, इस सेकंड वाली सरफेस, फर्स्ट सेकंड φ2, ठीक है। इसमें एरिया वेक्टर इधर, ई भी इधर, एंगल 0 डिग्री, तो प्लस ई ए। तो इन दोनों से वैल्यू एक ई है, एक माइनस ई है, और बाकी सबसे जीरो आएगा क्योंकि पैरेलल है। तो टोटल नेट फ्लक्स अगर निकालूंगा तो नेट फ्लक्स ऐड कर दूंगा सबको, तो क्या आ जाएगा, 0। तो इस पूरी सरफेस से, क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास हो वो क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये जो फील्ड है ये एक्सटर्नल फील्ड है, क्या है, एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड में कोई भी अगर क्लोज सरफेस रखी हुई है, एक्सटर्नल फील्ड में कोई भी अगर क्लोज सरफेस है, ठीक है, सो यूनिफॉर्म लेना है फील्ड को। तो इससे पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा इससे, ठीक है। अगर मान लो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता, नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पर वैल्यू इसकी कम होती, जैसे यहाँ पर ई की वैल्यू ई ही होती और यहाँ पर ई की वैल्यू 2 ही हो जाती, तो यहाँ पर तो ई मिलता और यहाँ पर 2 ही मिलता, तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होता। तो यहाँ पर इस केस में जैसे ई का वैल्यू यहाँ पर जब फर्स्ट सरफेस पे था तो तब ई था, दूसरी सरफेस पे पहुंचा तो 2 ही हो गया, चेंज हो गया, तो फिर फ्लक्स 0 नहीं होगा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। एक पॉइंट ये भी ध्यान रख सकते हैं, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is always 0। एक्सटर्नल फील्ड है तो उससे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो चाहो तो इसकी जगह तुम स्फेरिकल सरफेस पे ले सकते थे, तो जितनी फील्ड लाइंस यहां से एंटर करेगी उतनी फील्ड लाइंस क्या होगी, बाहर भी निकलेगी। जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही, तो जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है। फ्लक्स अंदर आ रहा है मतलब नेगेटिव, बाहर निकल रहा है मतलब पॉजिटिव, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फील्ड है उसमें कोई भी शेप हो, जरूरी नहीं स्फीयर हो, कोई भी शेप हो, रैंडम शेप कैसे भी बना दो, क्लोज सरफेस, तो कोई भी रैंडम शेप हो
उसमें टोटल जो फ्लक्स होगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो 0 मिलेगा एक्सटर्नल फील्ड में। ठीक, तो ऐसा कुछ पॉइंट्स हम ध्यान रख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। और इससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि हेमिस्फीयर है, रेडियस आर, और इसकी जो बॉटम सरफेस है इसके परपेंडिकुलर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ई वेक्टर। ठीक, अब पूछा इसमें फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस। ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्लोज सरफेस है हेमिस्फीयर की, कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो ये कर्व सरफेस देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे जा रही है, तो यहां पर तो ऐसे परपेंडिकुलर मिल जाएगी, पर यहां पर परपेंडिकुलर नहीं होगी, एरिया वेक्टर इधर होगा, ई इधर होगा, ई इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, ई इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, तो ऐसे बनेगा अलग अलग। तो इसमें क्या आएगा, हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते कर्व सरफेस से, पर मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि ये कर्व, ये जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या होता है, 0। इसका मतलब जितना फ्लक्स अंदर आ रहा होगा उतना ही फ्लक्स क्या होगा, बाहर निकल रहा होगा। जितना फ्लक्स इसके अंदर एंटर कर रहा है वो नेगेटिव, उतना ही फ्लक्स क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो एंटर करने वाला फ्लक्स मैं निकाल सकता हूं, कैसे, तो जो फ्लक्स एंटर कर रहा है उसको निकाल सकते हैं, फाई इक्वल्स टू, तो देखो एरिया वेक्टर इस बॉटम सरफेस की क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब डायरेक्ट ई इंटू ए में लिख सकता हूं, क्योंकि कॉस थीटा 0 हो जाएगा। ई का वैल्यू तो ई है, और इसका एरिया, तो ये क्या है, सर्कुलर सरफेस, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इतना फ्लक्स एंटर कर रहा है, ठीक है, इतना ही बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने वाला पॉजिटिव लेते हैं, तो डायरेक्टली हमने पॉजिटिव लिख लिया। तो कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये सिंपल हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इसी से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट जो है इसमें टॉपिक उसको पढ़ेंगे, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। तो गॉस साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया, ठीक है, उसने क्या बताया, द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड through a closed surface equals 1 by epsilon naught times the total electric charge enclosed in the surface। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस से फाई, और जो टोटल एनक्लोज चार्ज, मान लो कोई भी सरफेस, उसके अंदर टोटल एनक्लोज चार्ज, यहाँ पर टोटल क्यू इन टोटल एनक्लोज चार्ज है, तो उसका 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। और क्लोज सरफेस से हम फाई की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस, तो ये हो गया हमारा गॉस लॉ, उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो गॉस लॉ क्या है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है उससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इन मतलब इसके अंदर, सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है उसको निकालेंगे, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट से, तो उससे क्या आ जाएगा, मुझे फ्लक्स मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। तो ऐसा हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये सिंपल सा गॉस लॉ है।
इस पे ध्यान रखने वाली क्या बात है, ये जो क्यू इन है ये सिर्फ एनक्लोज सरफेस की वजह से, सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है वो आएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई का वैल्यू, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लो इस पॉइंट पे निकालना है मुझे फील्ड ई की वैल्यू, तो इस अंदर वाले चार्ज की वजह से तो आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर वाले चार्जेस की वजह से, मतलब टोटल जितने भी चार्जेस होंगे आसपास सब की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड होगा ई का वैल्यू, पर जो यहाँ पर क्यू इन जो आएगा वो सिर्फ अंदर वाले की वजह से आएगा। और इसमें हम और क्या ध्यान रख सकते हैं, तो देखो जो फाई का वैल्यू है ये ऐसे ई डॉट डी एक्स, अगर ई का वैल्यू जीरो होगा, इफ ई इक्वल्स टू जीरो, तो डेफिनेटली फाई की वैल्यू जीरो होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डेफिनेटली फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा, पर इसका उल्टा नहीं है। अगर मान लो फ्लक्स जीरो है, इफ फाई इक्वल्स टू जीरो, देन ई मे बी और मे नॉट बी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे क्लोज सरफेस की बात करें तो क्लोज सरफेस ये बाहर एक्सटर्नल फील्ड में रखी हुई है, इससे बात करो तो नेट फ्लक्स जो होगा इससे पास होने वाला वो जीरो होगा। कैसे, जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स जीरो, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई जीरो नहीं है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो डेफिनेटली फ्लक्स जीरो होगा, पर अगर फ्लक्स जीरो है इसका मतलब जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो। ठीक, क्योंकि वो जो एंगल पे डिपेंड करता है, जैसे कोई सरफेस है तो अगर पैरेलल पास हो रही है तो फ्लक्स जीरो होगा, परपेंडिकुलर पास हो रही है तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये गॉस लॉ हो गया, इसको चाहे तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, और ये फाइंड कर भी चुके हैं थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, ये कूलम्स लॉ अप्लाई किया था। कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो E इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। ठीक है, और फिर फ्लक्स निकाला था हमने, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आई थी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। स्फीयर हो गया एनक्लोज चार्ज क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर फ्लक्स की वैल्यू, तो ये प्रूव कर चुके हैं पहले तो क्वेश्चन के अंदर। तो कूलम्स लॉ से हम गॉस लॉ को प्रूव कर सकते हैं और उसका उल्टा भी कर सकते हैं, गॉस लॉ से कूलम्स लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों एक तरह से इक्विवेलेंट है, कूलम्स लॉ और गॉस लॉ दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, मतलब कूलम्स लॉ से गॉस लॉ को प्रूव किया जा सकता है और गॉस लॉ से कूलम्स लॉ को प्रूव किया जा सकता है। ठीक, इस फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, जरूरी जो शेप है वो सिमेट्रिकल हो, मतलब स्फेरिकल, कोई भी रैंडम शेप हो सकती है। जरूरी शेप ऐसे स्फेरिकल ही हो, सेंटर पे रखा हो चार्ज Q, तभी फाई का वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये चार्ज कहीं पर भी हो सकता है, इस चार्ज को तुम यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, इस जगह भी रख सकते हो, सरफेस पर भी रख सकते हो। तो टोटल जो फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, फाई का वैल्यू, इररेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज, चार्ज की पोजीशन कहीं पर भी हो, टोटल एनक्लोज चार्ज अगर Q है तो फाई का वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जरूरी नहीं स्फीयर हो, कोई भी रैंडम शेप हो सकती है ऐसे। ठीक है, कैसे भी शेप बना सकते हो और उसमें चार्ज कहीं भी रख सकते हो। तो टोटल चार्ज जो आएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम मतलब जैसे मान लो तुम्हें एक जगह दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, दूसरी जगह दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, तीसरी जगह दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलम, एक जगह दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ दिया हुआ है -6 माइक्रोकूलम। तो क्या करना है, इन सबको ऐड करना है टोटल। ठीक है, तो ऐड करना आता है तुम्हें, 4 और 5 9 और 2 11 और ये -9, 11 -9 मतलब टोटल एनक्लोज चार्ज जो होगा वो 2 माइक्रोकूलम आ जाएगा प्लस में, और ये इसका वैल्यू प्लस में आया तो फ्लक्स भी क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और अगर मान लो ऐसे होता तो टोटल एनक्लोज चार्ज नेगेटिव आता तो फ्लक्स भी क्या आता, नेगेटिव आ जाता। तो क्या करना है, अलजेब्रिक सम डायरेक्टली ऐड करना है टोटल चार्जेस को, वो पुट करना है और फिर फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसे क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, गॉस लॉ से हम
जैसे मान लो एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ, पॉइंट चार्ज। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब से कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा तो उसको लिख देंगे हम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ फेस ऑफ क्यूब, किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो टोटल कितने फेसेस होते हैं क्यूब के अंदर, 6, टोटल 6 फेसेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो एक से कितना होगा, 1 से कितना होगा, तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह से। अब मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे मान लो ये जो चार्ज है ये इसकी जगह यहां पे रख दिया हमने, ये जो फेस है इसके ऊपर रख दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब से कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले शेप बनाएंगे इस तरह से कि ये उस शेप के सेंटर पे आ जाए एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक और क्यूब बना देंगे इसी के जैसा, तो 2 क्यूब से इससे पूरा ये एनक्लोज हो गया। तो टोटल 2 क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पासिंग थ्रू 2 क्यूब्स, 2 क्यूब से इतना पास हो रहा है, तो सिंगल क्यूब से कितना हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक से इतना हो रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी दोनों से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर इसके अलावा जैसे मान लो इसी चार्ज को हमने यहां पे रख दिया, इस वाले कॉर्नर पे, ये एच के कॉर्नर पे रख दिया, तो फिर हम ऐसे शेप बनाएंगे जिससे क्या हो, ये सेंटर पे आ जाए एक तरह से। तो क्या करेंगे, एक क्यूब ऐसे बना देंगे यहां पर, ठीक है, और एक क्यूब ऐसे बना देंगे। तो इस वाले स्ट्रक्चर ये टोटल 4 क्यूब्स, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, इसके सेंटर पे ये चार्ज हो गया। तो इन चारों क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना हो जाएगा, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो इसको मैंने यहां पे रख दिया कॉर्नर पे, तो इसको सेंटर पे लाने के लिए क्या करूंगा मैं, 4 क्यूब इधर से भी लगा दूंगा, 4 तो ये क्यूब है, 4 क्यूब इधर से भी लगा दिए, तो टोटल कितने हो गए, 8 क्यूब्स हो गए। तो 8 क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 क्यूब से कितना हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। और इस क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि इसका जो ये वाला टॉप वाला फेस है, या फिर ये वाला जो फेस है, या फिर जो पीछे वाला जो फेस है, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इस वाले फेस से या इस वाले फेस से। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इमेजिन करो मैंने 4 क्यूब और इधर से लगा दिए, तो टोटल 8 क्यूब से एक बड़ा क्यूब बन गया, पूरा एक सिमेट्रिक बड़ा क्यूब बन गया टोटल 8 क्यूब से। जो 4 क्यूब इधर से लगाऊंगा, तो जो टॉप फेस होगा बड़े वाले क्यूब का, जो बड़ा क्यूब बना उसके टॉप जो सरफेस होगी, उस टॉप सरफेस पर तुम्हें 4 छोटे छोटे पोर्शन मिलेंगे, 1 1 2, एक यहां पर होगा 3 और 4, तो 4 पोर्शन मिलेंगे एक बड़े वाले फेस में, 4 छोटे छोटे फेस होंगे। तो पूरी क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इतना बड़े वाले से, तो टॉप एक फेस से कितना होगा, इतना। तो उस टॉप वाले फेस के 4 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये भी है इसमें से, तो एक पार्ट से इतना हो रहा है, सॉरी 4 पार्ट से इतना हो रहा है, तो 1 पार्ट से कितना हो जाएगा, 4 और कर देंगे यहां पर, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 24 एप्सिलॉन नॉट। इस वाले फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो उसको भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले को फाइंड नहीं कर सकते, जो फ्रंट वाला जो फेस है इससे फाइंड नहीं कर सकते, एग्जैक्टली हम वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो फ्रंट वाला पोर्शन होगा ये क्यूब के अंदर रहेगा, ये तो सरफेस पे रहेगा, इधर वाला भी सरफेस पे रहेगा, पीछे वाला भी सरफेस पे रहेगा, पर ये वाला और ये वाला ये क्यूब के अंदर रहेगा, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इस वाले को कर सकते हैं, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कर सकते हैं सॉल्व।
ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया है, इसको होमवर्क में खुद से करना। ये एक स्क्वायर प्लेट है, इसका ए साइड है और इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर, ये जो डिस्टेंस है a/2 है नॉर्मल के पूरा, इस पे चार्ज रखा हुआ है q, पॉइंट चार्ज। सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है q। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर प्लेट। तो ये जो स्क्वायर प्लेट है इसे नेट कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला थोड़ा अच्छा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ज्यादा तुम्हें। हम ले लेते हैं ऐसे एक डिस्क ले लेते हैं, ये डिस्क होगी, इसकी रेडियस है r, ठीक है। और यहां से इस डिस्टेंस को कोई भी a मान लेते हैं, a डिस्टेंस पर, और ये एंगल जो बन रहा है ये थीटा एंगल हो गया। चलो रेडियस r और ये एंगल थीटा बना रहे हैं। यहां पे चार्ज रखा हुआ है q, तो ये q चार्ज रखा हुआ है यहां पर, ये थीटा एंगल बन रहा है ऐसे, इधर भी थीटा इधर भी थीटा। तो तुम्हें बताना है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कुलर प्लेट। सर्कुलर प्लेट या डिस्क भी बोल सकते हैं। तो ये चार्ज रखा हुआ है यहां पर, ये डिस्क की रेडियस r, ये एंगल थीटा है, ध्यान रखना थीटा, तो आंसर थीटा की फॉर्म में आएगा, थीटा जरूर आएगा आंसर में। तो ये चार्ज यहां पे रखा हुआ है, तो इस वाले डिस्क से, इस वाले सर्कुलर प्लेट से नेट कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये भी फाइंड करना है। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना और फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये गॉस लॉ से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ट्राई करना है इनको सॉल्व करने का। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है गॉस लॉ की। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम किसी वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। कोई वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, कोई प्लेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ की। एक स्फीयर है, स्फीयर को चार्ज दिया हमने, होलो स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर सरफेस पर अंदर कितना होगा। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसकी वजह से बाहर सरफेस के अंदर पे कहां पर फील्ड कितना होगा। या फिर नॉन यूनिफॉर्मली भी चार्ज है, तब भी उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं अलग अलग पॉइंट पर विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, और बहुत इजीली निकाल फाइंड कर सकते हैं इन सबको। तो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, कुछ होमवर्क करना है जो हमने यहाँ क्लास में दिया है, उनको खुद से सॉल्व करके लाना है, ठीक है। और जो भी डाउट्स हो उसको तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।